वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 3 के उन टॉप 10 चीजों का काउंटडाउन कर रहे हैं जिसे आपने नोटिस करना शायद मिस कर दिया। इस लिस्ट के लिए हम HBO प्रीक्वल सीरीज के उस एपिसोड के ऐसे कुछ ईस्टर एग्स, प्रेफरेंसेस और कुछ सटल डिटेल्स देखेंगे जिसे व्यूअर्स ने नोटिस नहीं किया है। अगर आपने अभी भी ये एपिसोड नहीं देखा है तो इसमें स्पॉयलर्स हैं। आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, कास्टरली रॉक से दृश्य। मुख्य लैनिस्टर्स के किंग्स लैंडिंग में होने के कारण हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में कास्टरली रॉक का ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जेसन लैनिस्टर के अनुसार उसके सिनिक क्वालिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। प्रिंसेस रायनेरिया को इम्प्रेस करने और खुद को एक काबिल पति के रूप में प्रूव करने के लिए वह कास्टरली रॉक के विशेषताओं का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि वो उस वॉल से भी ऊंचा है जिस पर खड़े होकर ये देख सकते हैं कि सनसेट सी के उस पार क्या है। अगर ये सच है तो वह हमें बता सकते हैं कि उस पार क्या है, जिसकी खोज में आर्या थ्रोन्स के फिनाले में निकलती हैं। What's west of Westeros? I don't know. No one knows. It's where all the maps stop. That's where I'm going. संयोग से फिनाले भी उसी सीक्वेंस के दूसरे लोकेशन को दिखाता है, जैसे कि जॉन स्नो वाइल्डलिंग्स को वॉल के उस पार ले जाते हैं। नंबर 9, राजा और सुअर। आपने सोचा भी नहीं होगा लेकिन वेस्टेरोस में सुअर घातक खतरा साबित हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 में किंग रॉबर्ट को किंग्सवुड में शिकार करते समय एक जानवर द्वारा घायल होते दिखाया जाता है। हालांकि सीरसी द्वारा उनके ड्रिंक में जहर मिलाने के बाद ये होना पहले से ही तय था। My fault. Too much wine. Missed my thrust. शुक्र है किंग विसेरिस को किसी भी क्रीचर के साथ संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय एक रिस्ट्रेन स्ट्रैक की आसानी से हत्या प्राप्त करना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विसेरिस ने इसी तरह किंग्सवुड में अपने हंटिंग एक्सपीडिशन को नशे में और कमजोर होके बिताते हैं। At least the wine was good. Too good. हम ठीक से तो नहीं जानते कि उन्हें इस तरह से कौन मारेगा, लेकिन उन्हें थैंकफुल होना चाहिए कि सुअर ने उनके बजाय रायनेरिया और क्रिस्टन कोल को अपना टारगेट बनाया। नंबर 8, रेल्म का डिलाइट। Shall we discuss the heirs tournament, Your Grace? I would be delighted. रायनेरिया टारगेरियन पहले से ही एक स्टैंड आउट कैरेक्टर होने को साबित कर रही हैं और 7 किंगडम्स के लोग भी उन्हें रूलर के रूप में पाकर बहुत ही लकी होंगे। लेकिन हमें ये सुनकर खुशी होती है कि उन्हें कुछ सम्मान में रखा गया है। जब क्वीन एलिसन शराब के नशे में धुत विसेरियस को कंफर्ट करने जाती हैं, तब वो रायनेरिया हेयर को द रेल्म्स डिलाइट कहते हुए अपने निर्णय को याद करते हैं। I named her to protect the realm from Daemon. She was my only child. The realm's delight. हम ये नहीं जानते कि ये एक कॉमन डिस्क्रिप्टर है या सिर्फ एक ऑफ द कफ रिमार्क, लेकिन बुक में रायनेरिया को ऐसे ही रेफर किया जाता है। बेशक उस वर्जन में एक 8 साल की बच्ची को है के रूप में घोषित करना इस बात को समझाता है कि लोग उन्हें क्यों डिलाइट के रूप में देखेंगे। You hereby name Rhaenyra Targaryen, Princess of Dragonstone, and heir to the Iron Throne. नंबर 7, द व्हाइट बुक। Be welcome, Sir Kristen. हालांकि हम उन्हें अभी भी अच्छी तरह से नहीं जानते, एक और कैरेक्टर जिसने सम्मानजनक मात्रा में डिग्निटी का प्रदर्शन किया है वह है किंग्सगार्ड के सर क्रिस्टन कोल। हम जानते हैं आने वाले एपिसोड में जान पाएंगे कि इनका कैरेक्टर कौन सा रूप लेता है। किंग्सवुड में रायनेरिया को ट्रैक डाउन करने के बाद सर क्रिस्टन उनके द्वारा किंग्सगार्ड में अपॉइंट होने और व्हाइट बुक में अपना नाम दर्ज करवाते हुए रायनेरिया को उनकी ऑटोनॉमी याद दिलाते हैं। One day, not so long ago, you held enough power to write my name into the White Book. And when your father named me to his Kingsguard, it was the highest honor any Cole had ever known. All that I have, I owe to you. ऑफिशियली बुक ऑफ ब्रदर्स के नाम से जाने जाने वाले व्हाइट बुक में सर्विस में होने वाले हर नाइट का रिकॉर्ड होता है और ये कई बार गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाई दिया गया है, खासकर तब जब सर ब्रेनी ऑफ टार्ट लेट जेमी लैनिस्टर की बुक में एंट्री करती हैं। नंबर 6, ग्रेस्कल पागलपन।
हालांकि एक एनिमी के रूप में दिखाए जाने वाले द क्रैफ्ट फीडर का समय हाउस ऑफ द ड्रैगन्स में डेमन टारगेरियन के हाथों क्रूर अंत में पहुंच चुका है, लेकिन इसने फैंस को उनके बैक स्टोरी पर थियरीज बनाने से नहीं रोका। असली नाम क्रेगस ड्राहर द क्रैफ्ट फीडर सिर्फ देखने वालों में से नहीं है, और वो खुद को टूटे हुए मास्क से सजाता है, लेकिन फैंस ने ये भी देखा कि उनके डैमेज स्किन में से ऐसे फीचर्स हैं जो इनफेमस ग्रेस्कल्स में थे। They were covered with it. Their faces, their arms, they acted like animals. ये अब तक मूट पॉइंट हो सकता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन ये मेंशन जरूर करना चाहिए कि ग्रेस्कल सिर्फ अपने स्किन को क्रैक नहीं करता, आपको पागल भी बना देता है। अरे ये उनके वायलेंट बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। नंबर 5, बास्टर्ड्स की बैटल के समानताएं। हम केवल तीसरे एपिसोड में ही हैं अभी तक, फिर भी हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की पहली बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है, जबकि ओपनिंग सीन में क्रैफ्ट फीडर के ट्रूप्स को कैरेक्सिस का सुलझाना बहुत ही शानदार है। इस बड़ी लड़ाई के बारे में हम यहाँ तक बात कर रहे हैं अरे नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बैटल ऑफ द स्टेपस्टोन्स बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स के जितना अच्छा है। हमारे अनुसार गेम ऑफ थ्रोन्स ही बेस्ट है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से इसे आकर्षित करता है। शुरुआत में डेमन हमारे ऑब्स्टेंसिबल प्रोटोजेनिस्ट दुश्मनों से घिरे होने से पहले तीरों की बौछार करते हैं, बिल्कुल रिकॉन स्टार्क की तरह, जैसे स्टार्क आर्मी करती है। जैसे जॉन स्नो रैमजी बोल्टन के पीछे जाता है, वैसे ही डेमन ड्राहर के पीछे जाते हैं। इससे पहले दोनों ड्यूस एक्स मचीना द्वारा बचाए जाते हैं। नंबर 4, द लॉ ऑफ गॉड्स एंड मेन। जब तक आप गेम ऑफ थ्रोन्स के हर एक एपिसोड के नाम को नहीं जानते, तो आप इधर उधर के कुछ रेफरेंसेस को मिस कर सकते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है एलिसेंट के साथ सर ओटो हाइटावर की बातचीत। Does this not please you? अपने बेटे एगोन को आयरन थ्रोन की उत्तराधिकारी होने में एलिसेंट के नाखुश होने के कारण ओटो उसे अपने बेटे एगोन की ब्राइट राइट को एक फेमिलियर फ्रेज कहकर याद दिलाते हैं। To deny that he is heir to the throne is to assail the laws of gods and men. दरअसल द लॉ ऑफ गॉड्स एंड मेन थ्रोन्स सीजन 4 के 6ठे एपिसोड का नाम है, जो जॉफ्री के मर्डर के लिए टायरियन के मुकदमे के लिए यादगार है। You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. सच कहें तो हम इस स्टैंड आउट एपिसोड के किसी तरह के रेफरेंसेस को भी पसंद करेंगे, लेकिन केवल एक और कनेक्शन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो है हाउस ऑफ द ड्रैगन, जिसमें लैनिस्टर भी शामिल है। Lord Jason Lannister. Gathered that from all the lions. नंबर 3, जेफरसन हॉल। जेसन लैनिस्टर की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि वो और उनके जुड़वा भाई जाने पहचाने लगते हैं। I bring urgent news from the Stepstones. The crab feeder has dug in for siege on Bloodstone while his men sabotage our fleet under the cover of dark. Not today, Tyler. दोनों भूमिकाओं को एक्टर जेफरसन हॉल ने निभाया है, जिन्हें आपने 2018 के हैलोवीन मूवी में देखा होगा। वैसे आपको याद होगा हॉल ने पहले भी वेस्टेरोसी की भूमिका निभाई है। I'm sorry, I didn't catch your name, sir. No, sir. Not tonight. I see. Well, it just so happens that I am. गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 में हॉल सर ह्यू ऑफ द व्हेल की भूमिका निभाते हैं। उनका कैरेक्टर बहुत ही छोटा था, क्योंकि ग्रेगोर क्लीगेन के साथ हुई जूस में वो मारा जाता है। शुक्र है हॉल का ये कैरेक्टर उनके डेब्यू एपिसोड में जीवित रहता है, और फिर भी अगर वह लंबे समय तक टिक नहीं पाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उसे सर ह्यू की तरह हैंड ऑफ द किंग को मारने के झूठे इल्जाम से निपटना नहीं पड़ेगा। Pity what happened to him, just when his life seemed to be going so nicely. If Sir Hugh poisoned him, who paid Sir Hugh? Someone who could afford it. नंबर 2, प्राइमेरिया का गाना। Under the dragon's eye. Again. Perhaps the princess might like to hear something else? She would not. Play it again. जैसे कि आपको याद होगा पहले एपिसोड की हमारे रिकैप वीडियो में प्रिंसेस नाइमेरिया के बारे में कहा गया है, जिसके लिए एक प्रीक्वल सीरीज बनने वाली है। Princess Nymeria led her Rhoynar across the narrow sea on 10,000 ships to flee their Valyrian pursuers.
He took Lord Mors Martell of Dawn to husband and burnt her own fleet off Sunspear to show her people that they were finished running. खैर, ब्रांड सिनर्जी के एक और उदाहरण में उसके कारनामे एक बार फिर सामने आते हैं, इस बार गाने के रूप में। He fled with her ships and her people, her heart broken for those. Your Grace. जैसी रायनीरिया वियरवुड पेड़ के नीचे बैठती हैं, उसके बाद सैमुएल लगातार नाइमेरिया और उसके जहाजों के बारे में गाना गाता है, चाहे तो रिपीट मोड में भी गाता है। ये लिरिक्स नाइमेरिया और द रोहनार को उसके 10,000 शिप्स के साथ इसोस से भाग जाने के बारे में है, जिसे लाइव एक्शन में देखने के लिए हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस बात को नोट करना जरूरी है कि दोनों हाउस ऑफ द ड्रैगन में सीन्स में जिसमें नाइमेरिया का मेंशन हुआ है, उसमें रायनीरिया और एलिसेंट दोनों को वेयरवुड के नीचे दिखाया गया है, लगभग उनके खोए हुए फ्रेंडशिप की रिफ्लेक्शन के रूप में। Is it the king's command? Yes, but Then at once, Your Grace. it needn't be. None of it needs be this way in truth, Rhaenyra. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियोस फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, विसेरस के ड्रैगन के सपने। Many in my line been dragon riders. Very few among us have been dreamers. पहला एपिसोड ही बड़े धमाके के साथ शुरू होता है, जो कि एगॉन द कॉन्करर के प्रोफेटिक ड्रीम द सॉन्ग ऑफ द आइस एंड फायर का विसेरियस खुलासा करते हैं। A king or queen, strong enough to unite the realm against the cold and the dark. Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. इस एपिसोड में विसेरिस अपने ड्रीम को याद करते हैं, जिसमें उनके पुत्र को सिंहासन प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। When Rhaenyra was a child, I saw it in a dream. As vivid as these flames, I saw it. The male babe, born to me, wearing the conqueror's crown. देखना ये पड़ेगा कि ऐसे ही होगा या नहीं, लेकिन ये ड्रैगन ड्रीम्स अक्सर बड़े बदलाव लाते हैं। बेशक एगॉन के पहले कहे गए ड्रीम ने उन्हें वेस्टेरोस कॉन्कर करने के लिए प्रेरित किया था। एक और नोटेबल ड्रीम डेनिस टारगेरियन का था, जिसने टूम ऑफ विलेरिया को देखकर टारगेरियंस को ड्रैगन स्टोन जानने के लिए प्रेरित किया। बेशक एक ड्रीम जिसे सब जानते होंगे वो है डेनेरियस का, जिसमें वो देखती है कि आग के संपर्क में आने पर ड्रैगन्स अंडे से बाहर निकलते हैं। How many centuries had it been since dragons roamed the skies? But I dreamt that if I carried those eggs into a great fire, they would hatch. क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के हमारे अन्य क्लिप्स को देखते हुए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए वॉच मोजो हिंदी।